हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ कंटेंट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें नेचर ऑफ साइंस की तो वो कैसा होता है, दैट इज टेंटेटिव इन नेचर, यानी कि अस्थायी। ठीक है, टेंटेटिव मतलब अस्थायी, मतलब उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, मतलब चेंजेस अकर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में हमने पढ़ा था, सेल चैप्टर में हमने क्या पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ी थी। तो सेल थ्योरी में जो सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, सचलेडिन एंड सचमोन ने। और उसके बाद फिर किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने। यानी कि नए ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, नए एविडेंसेस के बेसिस पे तो चेंजेस क्या है, पॉसिबल है। तो जो नेचर होता है साइंस का वो कैसा होता है, दैट इज टेंटेटिव इन नेचर। ठीक है, इट प्रोवाइड द एसेंशियल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। यह सांस्कृतिक विकास के लिए, ये सांस्कृतिक विकास के लिए ज्ञान की आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है कि असेंशियल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज किसके लिए, फॉर कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये इट हेल्प इन डेवलपिंग एंड पोस्टरिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड साइंटिफिक आउटलुक अमंग चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर डे टू डे प्रॉब्लम। कि डे टू डे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो जो बच्चों के अंदर क्या साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक इंटरेस्ट और साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक क्रिएटिविटी। कि यह बच्चों को वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक रचनात्मकता विकसित करने के लिए परिशिक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, इट स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ ओपन माइंडनेस, इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डेडिकेशन। कि ये खुले दिमाग, बौद्धिक, ईमानदार, रचनात्मक सोच और संपूर्ण के मूल्यों पर क्या देता है, जोर देता है। तो जो नेचर है साइंस का, दैट इज टेंटेटिव, यानी कि चेंजेस अगर, यानी कि साइंस कैसा है, दैट इज डेवलपमेंटल, दैट इज डेवलपमेंटल। कैसा है, दैट इज डेवलपमेंटल इन नेचर। ठीक है, साइंस क्या डेवलप करता है, स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिवनेस डेवलप करता है। अब वो डेवलप किस किस के थ्रू होती है, वो होती है इनोवेशंस के थ्रू, इनोवेशंस के थ्रू, इमेजिनेशंस के थ्रू, इमेजिनेशंस के थ्रू। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशंस पावर, इनोवेशंस, ये सब क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, आफ्टर दैट इट हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिस्टमिक अप्रोच टू डे प्रॉब्लम। ठीक है, कि यह दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए, कि जो भी फेसेस हम डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेसेस करते हैं उनके लिए ये क्या करता है, आत्मविश्वास और व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आफ्टर दैट इट इज बोथ एज अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, जो साइंस है क्या है, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोसेस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉज वगैरह के बारे में। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इट अडॉप्ट द साइंटिफिक मेथड, जो कैसा होता है, रिलायबल होता है, वैलिड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, अनबायस्ड होता है और वेरीफिएबल होता है। ठीक है, आफ्टर दैट साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव। ठीक है, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेचर है साइंस का वो कैसा होता है, दैट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब अभी बताया कि मीन्स उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है। द नेचर ऑफ साइंस रेफर टू द वे सिस्टमिक नॉलेज इज डेवलप। ठीक है, कि एक सिस्टमिक नॉलेज क्या होती है, डेवलप होती है। कि टेंटेटिव का मतलब सब्जेक्ट टू चेंज, की समथिंग साइंटिफिक नॉलेज चेंजेस, कि हम साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, साइंस में चेंजेस पॉसिबल है। तो दैट इज टेंटेटिव इन नेचर। आफ्टर दैट साइंटिफिक नॉलेज इज एम्पेरिकली बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड होती है, एम्पेरिकली बेस्ड होती है। एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है, तो एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, और ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंसेस के ऊपर भी क्या होती है, बेस्ड होती है। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस अवलोकन एवं निष्कर्ष। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, केयरफुली वॉचिंग और एग्जामिनिंग अ पर्सन और ऑब्जेक्ट।
कि किसी को हम क्या करें, केयरफुली वॉच करें, या वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट की व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, कि कुछ हुआ है। इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस होता है एक तरह का कंक्लूजन, जो हम किसके बेसिस पे देते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देते हैं। तो इन्फेरेंस इज अ कंक्लूजन वी ड्रॉ बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या दे रहे हैं, कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्फेरेंस, जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है। आफ्टर दैट साइंटिफिक नॉलेज हम बिल्ड कैसे करते हैं? ठीक है, तो वो हम करते हैं क्रिएटिविटी से और इमेजिनेशन से या फिर इनोवेशन से। ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिफिक नॉलेज किसके ऊपर बेस्ड है? एम्पेरिकली बेस्ड है, वो हम देख चुके हैं। नॉलेज कैसी होती है? टेंटेटिव होती है, अस्थायी होती है, यानी कि चेंजेस पॉसिबल है। साइंटिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोसाइटल एंड कल्चरल वैल्यूज, वो सोसाइटल और कल्चरल वैल्यू से भी क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है। सोसाइटी रूल्स एंड कल्चरल रूल्स ऑफन डिक्टेट व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज एक्सेप्टेबल, कि जो सोसाइटी रूल्स हैं और जो कल्चरल रूल्स हैं वो क्या डिक्टेट करते हैं कि किस तरह की साइंस कैसी है, एक्सेप्टेबल है। तो जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है कि जो साइंटिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोसाइटी एंड कल्चरल वैल्यूज, अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे भी कैसे आया था। ठीक है। उसके बाद साइंस क्या है? साइंस इज प्रोसेस, यानी कि इंक्वायरी। ठीक है। साइंस इज एटीट्यूड, कि हम किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आफ्टर दैट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज कंटेंट। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जो साइंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके आसपास ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे ओपन माइंडनेस, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, प्रोसेस स्किल, क्रिएटिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइंस। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये साइंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर आपके क्वेश्चंस में आपको इन वर्ड से रिलेटेड कुछ मिलता है तो वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है। आफ्टर दैट जो सिलेबस होना चाहिए वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कॉग्निटिव वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है। और अडेप्टिव करिकुलम, कि करिकुलम को इस तरीके से अडेप्ट करना है कि एज पर द स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट एनालॉजी क्या होता है कि जब हम किसी और के कॉन्सेप्ट, मतलब दो चीजों में क्या कर रहे हो, कंपैरिजंस करते हो, कि टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइल कंपेयरिंग इट विद सम फैमिलियर, कि किसी दूसरे के साथ क्या करना, उसे कंपेयर करना, जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, दैट इज एनालॉजी। ठीक है। आफ्टर दैट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका वो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर इन एनकरेजिंग इंक्वायरी ओरिएंटेड लैबोरेटरी वर्क, कि इंक्वायरी ओरिएंटेड लैबोरेटरी वर्क को एनकरेज करने के लिए साइंस टीचर इनमें से कौन सी डिजायरेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। तो पहला है, क्लासेस शुड बी बिगिन विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टास्क बाय द टीचर, कि कक्षाएं शिक्षक द्वारा कार्य के प्रदर्शन से आरंभ होनी चाहिए, कि सबसे पहले जाते ही टीचर क्या कराए, डेमोन्स्ट्रेशन कराए। ठीक है। दूसरा है, स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू वेरीफाई द प्रिंसिपल दैट हैव बीन थॉट टू दैट, कि जो नियम विद्यार्थियों को सिखाए गए हैं उन्हें सत्यापित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। ठीक है। आफ्टर दैट क्लासेस शुड बी बिगिन बाय पोजिंग अ प्रॉब्लम, कि जो क्लासेस को हम स्टार्ट करें वो सबसे पहले कैसे करें, क्वेश्चन पुट अप करके करें। ठीक है। फोकस शुड बी ऑन लीडिंग स्टूडेंट टू रीच द करेक्ट आंसर, कि ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि विद्यार्थी एक सही उत्तर पर पहुंच जाए। तो इनमें कौन सी डिजायरेबल स्ट्रेटेजी है? तो जो डिजायरेबल स्ट्रेटेजी होगी वो होगी थर्ड ऑप्शन, जो हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए वो हमें एक क्वेश्चन देकर या फिर क्वेश्चन पूछकर स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following process skill does the given activity aim to develop among student? कि इनमें बताना है कि ये जो एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है, इनमें प्रोसेस स्किल जो है, ये जो एक्टिविटी गिवन है इनमें प्रोसेस स्किल जो है वो स्टूडेंट के अंदर कैसे डेवलप होगी। ठीक है। थिंक ऑफ द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय यू ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। ठीक है। तो एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें, कि जो भी आप एक्टिविटीज करें उनके बारे में सोचें। कैन यू से इन विच एक्टिविटी, क्या आप कह सकते हैं इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट, कि क्या आप ये कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किसमें सबसे तेज होगी। ठीक है। काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, कि आप जब वॉकिंग कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो काउंट करना है। डू अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैव सेम ब्रीथिंग रेट आफ्टर दिस एक्टिविटी, कि तेज टहलने और दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने का दर समान है? तो पहला है हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन, दूसरा है हाइपोथेसिस मेजरमेंट, तीसरा है कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन मेजरमेंट।
अब इस एक्टिविटी में जो बेस्ट स्किल है इसमें क्या हो रहा है, दैट इज एक मतलब हाइपोथेसिस है, यानी कि परिकल्पना है, और हम क्या कर रहे हैं इसमें मेजर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा परिकल्पना और मापन, क्योंकि इसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, और मेजरमेंट है और परिकल्पना, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना करना, कि ऐसी व्याख्या सुझाना जिसकी जांच की जा सके, ठीक है। दैट इज सजेस्टिंग एक्सप्लेनेशन विच आर टेस्टेबल, कि जिस एक्सप्लेनेशन को हम क्या कर सके, टेस्ट कर सके, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग, किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना, ठीक है। जब हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमें उसका क्या चाहिए होगा, एविडेंस चाहिएगा, तो दैट इज प्रिडिक्टिंग और दैट इज हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक्स क्लास 7, ठीक है। यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैली, कि आप सबने जो फेमस साइंटिस्ट है उनका नाम सुना होगा, दैट इज गैलीलियो गैली, ठीक है। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सीटिंग इन अ चर्च, ठीक है, कि जो गैलीलियो साइंटिस्ट है वो कहाँ बैठे थे, वो एक चर्च में बैठे थे, कि कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो एक चर्च में बैठे थे, ठीक है। आफ्टर दैट ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन, कि जो लैम्प सस्पेंडेड है सीलिंग से विद अ चेन, वो स्लोली मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड, एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड his pulse beat the same number of times during the interval in which lamb completed one oscillation, कि वो सरप्राइज हो जाते हैं, जो उनकी पल्स बीट है वो भी क्या कर रही है, सेम नंबर ऑफ टाइम से क्या कर रही है, बीट कर रही है, जैसे ही वो लैम्प क्या कंप्लीट कर रहा है, वन ओसिलेशन, ठीक है। आफ्टर दैट गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन, कि अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पेंडुलम पे, टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, कि उनके अवलोकन से पेंडुलम घड़ियों का विकास हुआ। वेंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, की घुमावदार घड़ियां और कलाई घड़ियां पेंडुलम घड़ियों के शोधन थे, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट नेचर ऑफ साइंस डज द अबव एक्सेप्ट इलस्ट्रेट, कि इनमें से जो कौन सा एस्पेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग जो ये पैराग्राफ गिवन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो साइंस इज टेंटेटिव, हमने ये तो स्टार्टिंग में देखा था कि जो नेचर होता है साइंस का वो कैसा होता है, टेंटेटिव होता है, यानी कि चेंजेबल होता है, बट यहाँ पर चेंजेबल नेचर की कोई बात नहीं हुई है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस, तो ये बात तो सही है कि जो साइंस है वो एम्पेरिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, कि जो साइंस है वो एडवांस जो होती है वो किसके थ्रू होती है, वो क्रिएटिविटी के थ्रू होती है और साइंटिस्ट की इमेजिनेशन के थ्रू होती है। तो यहाँ उन्होंने इमेजिन करा तभी वो क्या कर पाए, बहुत सारे पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट कर पाए अपनी ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए। तो उस केस में जो बी और सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम फिर से एक पैराग्राफ गिवन है, लेट्स सी क्या है। स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। जानते भी होंगे, आपने साइंस में स्टडी किया होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टुक ब्रेक फ्रॉम हिज लैब वर्क इन्वेस्टिगेटिंग स्टेफिलोकाई एंड वेंट ऑन अ हॉलिडे, कि वो एक लैब वर्क कर रहे थे किस पे, स्टेफिलोकस, जो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने। आफ्टर दैट वो कहाँ चले गए, हॉलिडे पे चले गए। जब वो वापस आए, ही फाउंड दैट अ पेट्री डिश व्हिच हैड बीन लेफ्ट अनकवर्ड बाय मिस्टेक, कि उन्होंने जो जिसमें वो वर्क कर रहे थे उस पेट्री डिश को उन्होंने बाय मिस्टेक खुला छोड़ दिया, और आफ्टर दैट उन्होंने पाया कि उसके अंदर क्या हो गए हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड हो गए हैं, और जो मोल्ड है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, वो पावरफुल एंटीबायोटिक कंटेन कर रहे हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देती है, किल कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो उन्होंने देखा जो मोल्ड है वो क्या कंटेन कर रहा है, पावरफुल एंटीबायोटिक, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, which could kill harmful bacteria without having a toxic effect on human body, कि ह्यूमन बॉडी को बिना कोई अफेक्ट पहुंचाए हुए वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, लॉज एंड थ्योरी प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज, कि जो लॉज और थ्योरीज हैं वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए। दूसरा है, अ जनरल एंड अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, कि यूनिवर्सल और जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं।
जो साइंटिफिक नॉलेज है वो लॉन्ग लास्टिंग है, या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी है वो लीनियर प्रोसेस नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की साइंटिफिक डिस्कवरी इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, की जो साइंटिफिक डिस्कवरी है वो लीनियर प्रोसेस नहीं है, कहीं से भी अचानक से कुछ भी हो जाता है, जैसे ही वो उसे पेट्री डिश को गलती से ही खुला छोड़ गया और उसमें क्या हो गया, दैट इज ब्लू ग्रीन मोल्ड उन्होंने पाया और उन्होंने क्या बनाया उनसे, स्ट्रॉन्ग एंटी, उन्होंने क्या कंटेन करा, पावरफुल एंटीबायोटिक। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, a teacher want to organize a debate for student on wastage of water, which of the following is not an expected learning outcome for the purpose of assessment। कि एक टीचर ने डिबेट ऑर्गेनाइज करी स्टूडेंट के लिए वेस्टेज ऑफ वाटर पे, ठीक है। आफ्टर दैट इनमें से कौन सा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। पहला है कॉम्प्रीहेंड वेरियस कोज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, कि जल की बर्बादी के विभिन्न विभिन्न कारणों को समझाना कि उनके क्या क्या कोजेस हैं। तो बात तो ये तो सही है। दूसरा है कम्युनिकेट लॉजिकली देयर व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर, कि जल की बर्बादी के बारे में अपने विचारों को तर्क संगत रूप में संप्रेषित करना, ये भी सही है। लिंक देयर डे टू डे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट वेस्टेज, की बर्बादी के बारे में अपने दैनिक के अनुभवों और अवलोकनों को जोड़ना, ये भी सही है। लास्ट है कॉम्पीट विद अदर क्लासमेट, तो हम कंपटीशन नहीं करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, तो ये क्या हो गया, कॉम्पीट वर्ड दैट इज द नेगेटिव वर्ड। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्यूडो साइंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो साइंस और स्यूडो साइंस को करेक्टली डिस्क्राइब करती है। तो जो स्यूडो साइंस थ्योरी होती है वो उस तरीके से फॉर्मुलेटेड होती है कि उन्हें टेस्टेस नहीं किया जाता इनकरेक्टनेस के लिए, ठीक है। तो स्यूडो साइंस इज अनपॉपुलर एंड हैज नो फॉलोवर, दैट इज इनकरेक्ट। स्यूडो साइंस थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन अ मैनर, की जो स्यूडो साइंस थ्योरीज है वो इस मैनर में फॉर्मुलेटेड है दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस, कि इनकरेक्टनेस के लिए उन्हें टेस्टेड नहीं किया जाता। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट, कि जो बैटरी है वो किसकी तरह काम कर रही है, इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो बैटरी है उसे किसके साथ कंपेयर किया गया, पंप से। तो इस केस में क्या हुआ, कंपैरिजन, और हमने देखा भी था कि जब सिमिलर कंपैरिजन हो रहा हो इट मींस वो क्या है, दैट इज नोन एज एनालॉजी। Modal incorrect, hypothesis incorrect, analogy is the correct answer. Next question. Question number 8 है, which of the following would be the most appropriate strategy to introduce the concept of force in class 6? कि इनमें से सबसे appropriate strategy कौन सी है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लास 6 में एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला है डिफाइन फोर्स एज अ क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिंपल फोर्स की डेफिनेशन देनी है, ठीक है, विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है वो एक्सप्लेन करना है। डेमोन्स्ट्रेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंगेज स्टूडेंट इन वेरियस पुश एंड पुल एक्टिविटीज, की स्टूडेंट को एंगेज रखना है किसमें, पुश और पुल एक्टिविटीज में। तो इस केस में जब हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, तो यहाँ वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो उस केस में जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन अल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट अ टीचर इज लाइकली टू एनकाउंटर व्हाइल टीचिंग हीट एंड टेम्परेचर टू ग्रेड 7th स्टूडेंट, की कक्षा 7th के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या होता है जिसे हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, तो उसको लेकर स्टूडेंट को क्या हो जाता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो जो पहला है, ब्लैंकेट्स कीप थिंग्स वार्म्स बाय ट्रैपिंग हीट, तो ये तो सही है। टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। तीसरा है, कंडक्टर गेन एंड लूज हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम क्लास में इजीली दिखा सकते हैं। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द क्लोरर ऑब्जेक्ट, सॉरी टू द कूलर ऑब्जेक्ट, ये भी हम क्लास में करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। बट जो सेकंड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट कंसेप्शन इन साइंस, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग स्टूडेंट कंसेप्शन इन साइंस। तो पहला है, मिसकंसेप्शन रिड्यूस एज स्टूडेंट प्रोग्रेस टू सीनियर क्लास, कि जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो कौन कम करता है, वो टीचर्स कम करते हैं। मिसकंसेप्शन आर रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटेजी, जो सेकंड ऑप्शन होगा वो ही सही होगा, कि परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 is which of the following is not in agreement with our contemporary understanding of nature of science, कि इनमें से कौन सा एग्रीमेंट सही नहीं है हमारे विद आवर कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस। पहला है, साइंस इज ड्यूरेबल बट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, की साइंस कैसा है, ड्यूरेबल है बट इज सब्जेक्ट टू चेंज, कि उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये बात भी सही है, पूछा है कौन सा नहीं है। साइंस आइडियाज आर अनअफेक्टेड बाय सोशल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ होता अफेक्टेड तो ये बात हो जाती सही, अब है अनअफेक्टेड, तो उस केस में थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड यू रिकमेंडेड फॉर एन ओपन बुक टेस्ट, की खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे। पहला है, स्टेटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक है, कि महत्वपूर्ण नियमों और सिद्धांतों के कथन। दूसरा है, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिनोमिना, कि सिग्निफिकेंट फिनोमिना की डेफिनेशन। तीसरा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू अनफैमिलियर सिचुएशन, की परिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग। फिर है, डेरिवेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ओपन बुक यानी कि ओपन मतलब इसमें कौन सी कैसी थिंकिंग होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनमें कैसी थिंकिंग हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर ना हो, बहुत सारे आंसर्स हो। अगर पहले ऑप्शन को देखें कि लॉज और प्रिंसिपल बताने हैं, तो जो लॉज है वो तो वही रहेंगे, सिर्फ आपको याद होगा आप बता दोगे, इसमें कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी। डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिनोमेना ये भी इजीली बता दोगे, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू अनफैमिलियर सिचुएशन, की परिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, जो तीसरा है दैट इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 is a teacher in one of his initial class on structure of atom draw it and compare with the solar system which the student are already familiar with. He compare massive nucleus with the sun and electron with the planet. Which pedagogic device is the teacher employing? ठीक है, कि एक शिक्षक अपने प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना और मंडल से की जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति परिचित है। उन्होंने विशालकाय केंद्रक की सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहों की तुलना की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेडागोजिक डिवाइस जो है, ठीक है, विच ऑफ द पेडागोजिक डिवाइस इज दिस टीचर एम्प्लॉइंग, की शिक्षा शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो किसका करेंगे, वो करेंगे एनोलॉगी का, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किसके साथ कंपेयर किया गया, सोलर सिस्टम, और जहां कंपेयर की बात आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज एनोलॉगी। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा that is the correct answer. Next question, question number 14 is which of the following statement best explain the meaning of environmental validity of a science curriculum, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसके मीनिंग के लिए, एनवायरमेंटल वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम। तो फर्स्ट ऑप्शन है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैव टू बी लिंक टू लर्नर लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट, कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो लर्नर को किससे जोड़ता है, लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट, बात तो सही है। दूसरा है, साइंस हैज टू बी थॉट विद सोल फोकस ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, की जो साइंस है वो सिर्फ ऐसे पढ़ाया जाए जिसका जो फोकस है वो किस पर रहे, एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर रहे, कि केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विज्ञान का शिक्षण होना चाहिए, सिर्फ एनवायरमेंट पे नहीं, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। तीसरा है, वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम हैज टू बी असेस्ड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, कि विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी डेडिकेटेड चैप्टर ऑन एनवायरमेंट एजुकेशन इन साइंस,
कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण शिक्षा पर समर्पित पाठ होने चाहिए, बाकी का क्या, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है हैव टू बी लिंक टू लर्नर लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि लर्नर को लोकल और ग्लोबल एनवायरमेंट से क्या करके रखना, लिंक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन अ साइंस क्लास, कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें क्या ऑर्गेनाइज करनी है क्लास में, ग्रुप एक्टिविटी। तो पहला है टू एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क विद ईच अदर फॉर अ कॉमन गोल। ठीक है, एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, टू एनकरेज स्टूडेंट टू कॉम्पीट ईच अदर, कि एक दूसरे को क्या करना, कंपटीशन देना। और जहां वर्ड कॉम्पीट आ जाए इट मींस दैट इज द नेगेटिव वर्ड, और पूछा है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उस केस में सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, सही। लेकिन बाकी ऑप्शंस पे एक बार चेक करते हैं। टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, कि स्टूडेंट को एनकरेज करना कि एक दूसरे से सीखे, तो ये भी सही है। टू इनोकुलेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश करना, ये भी सही है। जो सही नहीं है दैट इज द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 is a teacher wanted her student to investigate the effect of light color on plant growth, कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के रंग के प्रभाव की जांच करवाना चाहती है। She guided her student to set up an experiment based on varying the factor of interest while keeping other factor constant across situation, कि उसने अपने विद्यार्थियों का विभिन्न स्थितियों में जांच के कारक को परिवर्तित करते हुए और अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए एक प्रयोग सेटअप करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए उनके प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है जो प्लांट ग्रोथ है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, कलर ऑफ लाइट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइप ऑफ प्लांट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, या कलर ऑफ लाइट वुड बी कंट्रोल वेरिएबल। तो उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो टेस्टेड होते हैं और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो प्लांट ग्रोथ है वो कैसी है, दैट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है कंट्रोल वेरिएबल, तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, आर केप्ट कांस्टेंट और सेम ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, की वो सेम ही रहेगा ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो इस केस में जो आंसर होगा कि जो प्लांट ग्रोथ है वो कैसी होगी, वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most appropriate strategy to introduce the concept of physical and chemical change to class 6 student, कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अप्रोप्रिएट है कि क्लास 6 के स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है फिजिकल और केमिकल चेंज का। तो पहला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल और केमिकल चेंज, कि क्लास में जाके सिंपल बताओ कि फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। दूसरा है इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन स्टूडेंट एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चेंज, कि बच्चों को डिस्कशन के लिए इनिशिएट किया जाए कि वो अपने एवरीडे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताए कि क्या क्या चेंजेस हैं, कि विद्यार्थियों के परिवर्तन के विषय में प्रतिदिन के अवलोकनों एवं अनुभवों पर एक परिचर्चा प्रारंभ कीजिए। आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस, की केमिकल रिएक्शन है क्या। आफ्टर दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, और सीधा आके मीनिंग बता दो, एक्सप्लेन कर दो कि क्या रिवर्सिबल है और क्या इरिवर्सिबल है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कि डिस्कशन, तो डिस्कशन जब होगा तब बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन होगा इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन स्टूडेंट एवरीडे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो डिस्कशन करे एक्सपीरियंस ऑफ चेंजेस, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है अ टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय कंपेयरिंग is more familiar example flow of water from higher to lower pressure, एक टीचर ने एक्सप्लेन किया क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया बाय किसके साथ कंपेयर करके, मोर फैमिलियर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, यानी कि क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो कौन सी पेडागोजिक डिवाइस इज द टीचर एम्प्लॉइंग, कि शिक्षा कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति अपना रही है, जहां कंपेयरिंग की बात होगी तो दैट इज एनालॉजी। ठीक है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आर्ग्यूमेंट तो वैसे भी नहीं है, थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है और वर्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है,
ठीक है, तो जो एनालॉगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an objective of organizing group activities in a science class? कि विज्ञान की किसी कक्षा में समूह क्रियाकलाप आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि स्टूडेंट्स को अरेंज करना कि वो एक कॉमन गोल के लिए एक दूसरे के साथ काम करें टू एनकरेज स्टूडेंट टू कॉम्पीट विद ईच अदर। तो जो कॉम्पीट है दैट इज द नेगेटिव वर्ड, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, कि इनमें से कौन सा सबसे सही मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजिट टू वेरियस प्लेसेस, कि ट्रिप्स को क्या करना है, अलग अलग प्लेसेस को ऑर्गेनाइज करना है ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, की विज्ञान रुचि के विभिन्न स्थानों की शहर के आयोजन का निम्नलिखित में से क्या सार्थक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला है दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड, तो ये बात तो सही है। और पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, दे आर इंजॉयबल वे टू पास टाइम, सिर्फ टाइम पासिंग के लिए। तीसरा है दीज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट ग्रुप असेसमेंट, कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो क्या कर सके, ग्रुप असेसमेंट कर सके। दीज प्रोवाइड एन अफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मेंटेन लार्ज साइज क्लास, के एक अफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जिससे हम जो एक बड़ी कक्षा है उसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जो बेस्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी ये कि टू दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।